नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी पहली बरसात लेकर। ये कहानी मैंने 22 अप्रैल 2006 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी पहली बरसात। आषाढ़ अभी लगा ही था। जेठ ने पूरे महीने तपकर सभी जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को व्याकुल कर दिया। दिन भर सूर्य आंखें फाड़े आग उगलता। काम बिकला स्त्री की तरह पृथ्वी का अग्नि तत्व उसे यूं जला रहा था मानो उसकी रचना पंच तत्वों से न होकर मात्र अग्नि तत्व से हुई हो। विकल धरती ने क्षितिज के उस पार आसमान के कान में जाने क्या फुसफुसाया कि आसमान दंभ से गरज उठा। आंखों में गांभीर्य भरकर उसने धरती की ओर ऐसे देखा मानो कह रहा हो, धीरज धर। ऐसा कभी हुआ है कि स्त्री याचना करे एवं पुरुष उसे न दे? देखते ही देखते असंख्य काले बादल आसमान की विशाल छाती पर तैरने लगे। बिजलियों के दांतों से क्रूर अट्टहास कर बादलों के लिंग से उसने वीर्यपात किया तो धरती की कली कली खिल गई। मूसलाधार स्खलन से धरती अघा गई। तृप्त धरती ने कृतज्ञ आंखों से नवनाथ का आभार प्रकट किया तो गड़गड़ाकर उसने पृथ्वी को समझाया, मेरे प्रेम के अंकुर जब हरे भरे फलों से लद जाएं तो उन्हें अपने बच्चों में बांट देना। विश्वास रखना, तू जब भी रीति होकर मुझे पुकारेगी मैं पुनः तुम्हें प्रेमदान करने आऊंगा। शहर के उस पार एक कच्ची बस्ती से कुछ दूर एक पुराने खंडहर में जेठा और रत्ना आषाढ़ की फुहारों का आनंद ले रहे थे। दोनों चिरकुंवारे थे, 32 के ऊपर ही होंगे। दोनों एक नंबर के लफाड़ी, कामचोर एवं मक्कार थे। दोनों से काम करवाना पत्थर पर दूब उगाने जैसा था। ऐसे ऐसे बहाने बनाते कि सामने वाला दंग रह जाता। हाँ, डींग मारने में उनका कोई सानी नहीं था। लोगों को इकट्ठा कर धरती आकाश की बातें कर लेते, लेकिन काम की बात आते ही ऐसे रफ्फू चक्कर होते कि ढूंढे नहीं मिलते। बिना मतलब आहत अंगुली पर भी नहीं मूदते। दोनों की आदतें भी एक सी थी, ऊंट लंबा तो गधा खवास। जैसे भात देखते ही कौवे आ जाते हैं, वैसे ही ये दोनों किसी भी उत्सव एवं शादी ब्याह में बिना बुलाए मेहमान की तरह हाजिर हो जाते। वहां भी आकाश पाताल की बातें करते, 100 गज नापते, 9 गज फाड़ते। दोनों देखने दिखाने में ठीक ठाक थे, पर ऐसे हरामखोरों को लड़की कौन दे। जेठा का बाप रामजी कुमार एवं रत्ना का बाप अणजी धोबी पीढ़ियों से कच्ची बस्ती में रह रहे थे। दोनों अब तक अपने बेटों से तंग आ चुके थे। जेठा के हाथ में ताड़ी की बोतल थी, जिसे दोनों बारी बारी से पी रहे थे। दोनों में दांत काटी रोटी थी। दोनों ने अपने अपने गधे 50 कदम दूर नीम के पेड़ से बांध रखे थे। आषाढ़ की फुहार उनके मन को उमंग से भर रही थी। ताड़ी का घूंट गले से उतारते हुए जेठा बोला, रत्ना, इस बार बारिश जरा देरी से आई। अरे, बारिश तो हर बार आषाढ़ लगते ही आती है, पर जवानी जलाने लग जाए तो फुहारें क्या करे? रत्ना ठंडी आहें भरता हुआ बोला। रत्ना, हम में और इन गधों में क्या फर्क है? दोनों दिन भर मारे मारे फिरते हैं, पर यश जरा भी नहीं। जेठा ने पेट से बंधे गधों की ओर देखकर रत्ना के सुर में सुर मिलाया। ठीक कहता है जेठा, बस्ती वाले कहते हैं वो तो फिर पराए हैं।
घर वाले भी हमारी कद्र नहीं करते। कहते कहते रत्ना ने घट घट 2-3 घूंट नीचे उतारे तो जेठा बोतल छीन कर बोला, ठर्रे की दुकान से बोतल मैंने पार की, पर तू ऐसे सपूड़ रहा है जैसे तेरे बाप का माल हो। अरे बाप दो हो तो क्या हो गया, हम तो भाई भाई हैं। मैं तुझसे बड़ा हूं, थोड़ी ज्यादा उतार ली तो तुझे ही पुण्य चढ़ेगा। शायद मेरी दुआओं से तेरा ब्याह हो जाए। ब्याह होगा तो बच्चे भी होंगे, तेरी सेवा करेंगे। नहीं तो तू बे औलाद मरेगा, न नाम लेवा न पानी देवा। कहते कहते रत्ना जोर जोर से हंसने लगा। फिर तू फाड़ कर न खा जाए मुझे, मैं तो मेरी घरवाली को देखने भी न दूं तुझे। तेरा क्या भरोसा, हर वक्त तो इधर उधर ताकता फिरता है। ब्याह के नाम से जेठा का हृदय उछलने लगा था। अरे परेशान क्यों होता है, बड़े बड़े शहरों में तो ऐसा होता ही है। वहां तो मैंने सुना है एक औरत कईयों से लगी होती है, पति अलग प्रेमी अलग और न जाने क्या क्या। सारे धर्म का ठेका हमने ही ले रखा है क्या। मैंने तो यह भी सुना है कि आजकल आदमी आदमी से और औरत औरत से ब्याह कर लेती है। यह तो तुमने गजब बात बताई, अब तो ब्याह की चिंता ही मिटी। वह कैसे, हम दोनों आपस में ब्याह कर लेंगे। कहते कहते जेठा ने शरारत भरी आंखों से रत्ना की ओर देखा। लेकिन दहेज तेरे घर से ही आएगा, मैं तो घर जमाई बनने वाला नहीं। रत्ना नीचे के होठ से चिकोटी काटते हुए बोला। तेरी मां की। कहते कहते जेठा ने अपने पांव से चप्पल उतारी तो रत्ना खड़ा होकर भागने लगा। दोनों हंस हंस कर लौटपट हो रहे थे। आषाढ़ की फुहार जड़ चेतन सभी के मन को उमंग से भरने लगी थी। पेड़ से बंधे गधे भी कुलेल करने लगे थे। दोनों में से एक गधी होती तो बेचारे मस्ता लेते, पर फिलहाल कामजयी शिव को याद कर छाती कूट रहे थे। जेठा और रत्ना दोनों अब अनुभव शिरोमणि थे। दोनों ने अब तक अनेक कार्य बदले। जेठा के बाप ने कुम्हार का काम सिखाया, पर काम करने में उसका मन लगे तो आधे बर्तन तो वह चाक पर ही तोड़ देता। कभी कभार पके बर्तन लेकर शहर जाता तो रास्ते में ही सो जाता। कई बार बर्तन दिखाते हुए ऐसे पटकता कि मटके फूट जाते। यही हाल रत्ना का था। बाप धोबी पटक की तरह कूटता, पर काम के नाम से ही उसे सांप सूंघ जाता। दोनों ने शहर में कितने रईसों के काम किया, कितनी फैक्ट्रियों में काम किया, पर दोनों हरामखोरी से बाज नहीं आते। सभी ने उनको चलता किया। जेठा का बाप चीख चीख कर समझाता, अरे सेठों का दिल जीतना सीख, सबको काम प्यारा है चाम नहीं। बेटा बड़े बर्तन के तो खुरचन भी बहुत होवे। यही बात रत्ना का बाप भी समझाता, पर दोनों दाएं कान से सुनकर बाएं कान से निकालते थे। थोड़े दिन बाद और नए स्वांग भरते। दोनों कभी ज्योतिषी तो कभी हस्तरेखा विशेषज्ञ तो कभी साधु बनकर डोलते। लेकिन धीरे धीरे लोग पहचान गए कि दोनों नाकारा है। काम धाम इनसे होता नहीं, उन्हें देखते ही किनारा कर लेते। दोनों फिर सेक चिल्ली की तरह नए मंसूबे बनाते, लेकिन मनमोदकों से कभी भूख मिटी है। कहते हैं 100 चंडालों से भी बुरा एक कंगाल होता है। कंगाल अगर हरामखोर हो तो वह 1000 चंडालों से भी बुरा हो जाता है। आषाढ़ बीता, सावन आया। धरती ने हरियाली की चादर ओढ़ ली। पेड़ पौधे वनस्पतियां एवं पहाड़ जो जेठ तक फकीरों एवं विरक्त जनों की तरह सूखे नजर आ रहे थे, अब सुसंपन्न गृहस्थियों की तरह फले फूले नजर आने लगे। पालतू एवं जंगली जानवर सभी उमंग से झूमने लगे। मोर पंख फैलाकर नाचने लगे। पपीहे पीहू पीहू करने लगे। चिड़ियां, सारस, कबूतर
बगुले, बाज, गिद्ध एवं अन्य असंख्य पक्षी अपने स्वर एवं सुरों में गाने लगे। जड़ जानवरों की इसी दशा के चलते मनुष्य भी बौरा गया। रात बंद कमरों में उन्मत्त पुरुष कामनियों की पुष्ट जंघाओं पर आघात करते, तो बाहर पेड़ों पर बैठी कोयलें उनके मधुर दर्द में सुर मिलाकर कुहू कुहू की ध्वनि करती। इन्हीं दिनों एक दोपहर जेठा और रत्ना अपने अपने गधे पर बैठकर शहर जा रहे थे। पहाड़ की तराई के आगे असंख्य स्वच्छ पत्थर ऐसे बिखरे थे मानो पहाड़ के गर्भ से अभी अभी निकले हों। यकायक जेठा को एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। अभी कुछ रोज पहले रत्ना को भी सड़क पर 100 रुपये का नोट मिला था। रत्ना ने गधे से उतरकर चुपचाप उसे जेब के हवाले किया तो जेठा चीख पड़ा, हरामखोर, दोस्त अगर दगा करता है, क्या इतना भी नहीं मालूम कि साथ चलने वाले मित्र का आधा हिस्सा होता है। उस रात दोनों ने जमकर ताड़ी पी एवं छक्कर भोजन किया। जेठा ने गधे से उतरकर चमकीले पत्थर को उठाया। रत्ना को कुछ संदेह हुआ, शायद आज फिर कोई कीमती चीज मिली हो। कहीं जेठा अकेला ही न हड़प ले। अकर्मण्य व्यक्तियों की आत्मा कितनी अशक्त होती है। अशक्त आत्मा में शक, संदेह तुरंत प्रविष्ट कर जाते हैं। रत्ना जेठा के पास आया तब जेठा उस पत्थर को उलट पुलट कर देख रहा था। रत्ना को देखकर जेठा बोला, यह तो कोई कीमती पत्थर लगता है। ऐसा हरा चमकीला पत्थर पहले तो नहीं देखा। हाँ रत्ना, यह पत्थर कुछ अलग तरह का लगता है। यह कांच का टुकड़ा नहीं हो सकता। कहते कहते उसने पत्थर हाथ में लेकर जमीन पर रगड़ा तो पत्थर का हल्का हरा रंग और गहरा गया। दोनों को दाल में काला लगा। दोनों शहर में एक जौहरी की दुकान पर आए। ईश्वर की कृपा हो एवं भाग्य अनुकूल हो तो कई बार जन्म का दरिद्र अनायास कल्पवृक्ष के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। कल्पवृक्ष जो निष्पक्ष भाव से सबकी याचनाओं को पूर्ण करता है, जो कभी यह नहीं देखता कि याचक कौन है, कैसा है। धर्म अधर्म का विवेचन उसका काम नहीं। उसका काम है याचकों की इच्छा पूर्ण करना। यही उसका कर्तव्य है एवं यही उसकी परिधि होती है। जौहरी ने अपनी अनुभवी आंखों से उस पत्थर को देखा तो विस्मय से उसकी आंखें फैल गई। यह पत्थर तो एक दुर्लभ पन्ना था जिसकी कीमत 1 करोड़ से कम नहीं थी। उसकी सही कीमत आंकने का अर्थ था बाजार में हड़कंप मचा देना। बात पुलिस तक भी जा सकती थी। आनंद का उछाल जौहरी के हृदय में समा नहीं रहा था। परिस्थिति देखकर उसने अपनी भावनाओं को ऐसे दबा लिया जैसे दरिद्र क्रोध को दबा लेता है। आज जौहरी का चंद्रमा था। उसे समझते देर न लगी कि आज बाज के बिल में बटेर स्वतः घुस आए हैं। जैसे कोई शिकारी मृग को देखकर फंदा तैयार करता है, जौहरी ने धीरे धीरे उन्हें अपने चातुर्य की रस्सी में बांधना प्रारंभ किया। चतुर जौहरी ने जेठा की ओर देखकर मुंह बिगाड़ा एवं बोला, यह कांच का टुकड़ा तुम्हें कहां मिला है? उसे क्या पता था जेठा भी गुरु घंटाल है। तुम्हें इससे मतलब? तुम्हें आम खाने हैं कि पेड़ गिनने हैं? जेठा नाराज होता हुआ सा बोला। ओहो, नाराज क्यों होते हो भाई? साफ क्यों नहीं कहते ये पुरखों की विरासत है। जौहरी अस्वस्थ हो लेना चाहता था कि रत्न चुराकर नहीं लाया गया है। जीवन में पहली बार विरासत की बात सुनकर उन दोनों की छाती फूल गई। दोनों के कानों में अमृत बह गया। जेठा एवं रत्ना ने एक दूसरे को सगर्व आंखों से ऐसे देखा जैसे दो खानदानी आदमी
एक दूसरे को देखते हैं। जौहरी की दुकान न होती तो जेठा रत्ना से अवश्य कहता, आज मेरे कारण तू भी खानदानी हो गया। इसे कहते हैं दोस्ती। जौहरी ने शायद उनके मनोभावों को पढ़ लिया। उसने इस बार सीधे ही पूछ लिया, कहीं से चुरा कर तो नहीं लाए? चोर होगा तू और तेरा बाप, हमें नहीं बेचना ये पत्थर तुम्हें। कहते कहते जेठा ने पन्ना जौहरी के हाथ से छीन लिया। जौहरी का दिल बैठ गया, पर वह कौन सा कम था। उसने तुरंत पन्ना जेठा से छीना एवं आंखों में विनम्रता भरते हुए बोला, नाराज क्यों होते हो सेठ? बाजार में आधे चोर आते हैं तो हमारी पूछने की आदत हो गई है। अरे इतना तो मैं भी समझता हूं कि तुम दोनों शरीफ हो। जीवन भर हरामखोर, चोर, उचक्के एवं कुत्ते जैसे विशेषण सुनने वाले जेठा एवं रत्ना ने शरीफ शब्द सुना तो वे पानी पानी हो गए। जेठा और रत्ना एक दूसरे को देखकर लजा गए। शराफत की झाड़ू से अपने मन का आंगन साफ कर जेठा बोला, सच्ची बात तो यह है कि पहाड़ की तराई में शहर आते हुए हमें यह पत्थर मिला है। अब इसका तुरंत भाव ताव करो, नहीं तो हम चले। जेठा को उठता हुआ देख रत्ना भी आधा उठ गया। जौहरी अस्वस्थ हुआ। अब उसका व्यावसायिक कौशल उसकी आंखों में सिमट आया। दोनों को जबरन बिठाते हुए उसने नौकर को आवाज दी, टुक्कड़खोर, तुम्हें दिखता नहीं ग्राहक कितने थके हुए हैं? जाओ, जाकर 2 माखन या लस्सी लेकर आओ और साथ में मावा एवं नमकीन भी लाना। लस्सी एवं नाश्ते का नाम सुनकर दोनों रुक गए। मुफ्त की गंगा में हराम के गोते कौन से बुरे होते हैं। न जाने आज किसके सगुन लेकर निकले। दोनों जब भी शहर आते तो माखन या लस्सी या मावा मिठाइयाँ देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता। पर आज तो सारे सुख पत्थर के मोल मिल रहे थे। थोड़ी देर में नौकर लस्सी एवं मावा नमकीन लेकर आया। दोनों ने झट से नाश्ता किया एवं घट घट लस्सी पेट में उतारी। लस्सी का ग्लास समाप्त होते ही जौहरी पत्थर को हाथ में लेकर उछालने लगा। थोड़ी देर बाद उसने पत्थर अपने गले में रखा एवं दोनों की ओर देखकर बोला, 1000 रुपये लोगे? दोनों के ऊपर की सांस ऊपर एवं नीचे की नीचे रह गई। बनिए ने लस्सी भी पिलाई और 1000 भी दे रहा है। दोनों के मन जलधि पर आशंकाओं की लहरें उठने लगी। हाँ, अगर वो 100 रुपये कहता तो वे तुरंत ले लेते, पर 1000 रुपये सुनकर वे बिदक गए। रत्ना जरा पारखी था। उसने जेठा को इशारे से चुप रहने को कहा। 1000 में तो हम ये रत्न तुम्हारे हाथ में भी नहीं दें। हमें मालूम है तुम इसे तराश कर हजारों में बेचोगे। रत्ना होशियारी दिखाते हुए बोला। व्यापारी आश्वस्त हुआ। चलो, पन्ने का मूल्य उनकी नजरों में हजारों से तो ज्यादा नहीं है। ऊपर आसमान की ओर देखकर उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। प्रभु, ऐसे ग्राहक पहले भेज देता तो बेड़ा पार हो जाता। अपने आनंद को संयमित करते हुए वह बोला, 10,000 लोगे? जौहरी चतुराई से चारों ओर देखकर धीरे धीरे बोल रहा था। ऐसा ग्राहक उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न था। 10,000 सुनते ही रत्ना अस्वस्थ हो गया। इसकी कीमत हजारों में नहीं, लाखों में है। शायद 2-3 लाख से कम न हो। दोनों ने भावताव करना प्रारंभ किया। 10 से 20,000, 20 से 40,000 और फिर 1 लाख तक आए। भाव और बढ़ते गए। अंत में व्यापारी ने 3 लाख मोल किया तो रत्ना ने कहा, अब बस 5 लाख में नक्की कर दे। जौहरी ने बिना कुछ बहस किए 5 लाख उसके हाथ में रख दिए। आंखों में बनावटी गांभीर्य भरकर उसने रत्ना की ओर देखकर कहा,
आज तो लुट गए सेठ। खैर, अब बिदकना नहीं। दोनों को खानदानी समझकर बात पक्की की है। हाथ में 5 लाख रुपये एम खानदान की दुहाई रत्ना के मुंह से अनायास ही निकल गया। बिल्कुल पक्की बनिए। जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। हे मायापति, तुझे 1000 हाथों से नमस्कार है। तेरी माया का नशा तो देख। रुपये हाथ में आते ही गधा चराने वाला सेठ को बनिया कहकर डपटने लग गया। 5 लाख हाथ में लेते ही दोनों को चक्कर आने लगे। रत्ना ने 5 लाख अपने गमछे में डाले तो जेठा ने गमछा पकड़कर कहा, आधे इधर कर। उस दिन 100 मिले तब आधा आधा करने का कॉल हो चुका है। पत्थर मुझे मिला, हम तू ऐसे रख रहा है जैसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं। जौहरी को लगा ये दोनों जितना जल्दी सरके उतना ही अच्छा। रत्ना को हिदायत देते हुए बोला, दोनों साथ साथ थे अतः आधा आधा कर लो। इतनी बड़ी रकम तुम में से एक हजम नहीं कर सकेगा। इतनी बड़ी रकम एक के पास होगी तो पुलिस भी पीछे पड़ सकती है। यह कहते कहते उसने रत्ना से 2.5 लाख रुपए लेकर जेठा को दे दिए। जौहरी को लगा झगड़े की जड़ खत्म करो, नहीं तो दूसरा चीखेगा एवं बाजार में बेवजह बात फैलेगी। ऐसे मुर्गे बार बार नहीं मिलते। दोनों ने 2.5 लाख रुपए अपने अपने गमछे में बांधे, दुकान के पास ही खड़े गधों को खोला एवं उन पर बैठकर वैसे ही चले गए जैसे आए थे। दोनों के जाते ही जौहरी ने पन्ना गले से निकाला एवं सीने से लगा लिया। उसका दिल उछलकर मुंह को आने लगा था। जेठा और रत्ना दोनों बस्ती में वापस आई। बस्ती पहुंचते पहुंचते रात हो चली थी। दोनों भाग भाग हो रहे थे। भाग्य अनुकूल हो तो कर्म फोड़ों को भी कल्प वृक्ष का साया मिल जाता है। दोनों देर रात तक ताड़ी पीते रहे। मस्ती में आज उन्होंने गधों को भी ताड़ी पिलाई। ताड़ी पीकर गधे उछलने लगे, मानो कह रहे हों, हम सब जानते हैं। जो सुख अंधे को आंखें पाकर अथवा गूंगे को वाणी पाकर मिलता है, ऐसा ही अगोचर सुख आज चारों नर गधर्वों के हृदय में उछाल ले रहा था। दोनों के अब 12 हो गए। दोनों की पताखा उड़ने लगी। दोनों ने सबसे पहले लाख लाख रुपए लगाकर अपने मकान पक्के किए। सेठ भी कभी झोंपड़ियों में रहते हैं। बाकी 1 लाख से रत्ना ने शहर में बस्ती के बीच एक ड्राई क्लीनिंग कार्य के लिए दुकान खरीदी। जेठा ने चालू पूंजी के रूप में 1 लाख लगाई। जिनकी जेब में 2 लाख हो उन्हें बैंक से 4 लाख का ऋण मिल जाता है। दोनों ने दलाल से साठ गांठ कर बैंक से 4 लाख का ऋण ले लिया। बैंक ने मकान दुकान गिरवी रखवाए। दोनों कुछ मशीनें फर्नीचर भी खरीद कर लाए। बैंक को झूठे बिल भी पेश किए। बस्ती के लोग ही नहीं, उनके माँ बाप भी हैरान थे कि इनके पास इतने रुपए आए कैसे। दोनों ने असली बात किसी को नहीं बताई। जौहरी ने उन्हें कूट कूट कर समझा दिया था कि सड़क पर मिलने वाला धन अथवा रत्न कानूनन सरकार के होते हैं। बहुत पूछने पर दोनों यही कहते कि उनके पुराने सेठ ने उनके काम से प्रसन्न होकर दिए हैं। इससे अधिक छानबीन की हिम्मत बस्ती वालों में कहाँ थी। भला धनी लोगों के चरित्र के बारे में भी पूछा जाता है। अब देशी मुर्गियां विलायती बांग बोलने लगी। अब गधे घर पर बंध गई। दोनों ने न जाने कहां से एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीद ली। अब दोनों इसी पर आते जाते। रात ताड़ी की बजाय अंग्रेजी शराब छानते। कपड़े भी अब
टनाटन पहनने लगे। कई बार तो ग्राहकों के कपड़े पहन लेते। गुड़ आते ही मक्खियां भी आ जाती हैं। पराए धन पर नाचना किसे नहीं सुहाता। हरे पेड़ सबको भाते हैं। रात शराब के दौर में कई मनचले प्रसाद पाने उनके पास बैठ जाते। दोनों चंडू खाने की बातें करते, एक की 11 बताते। शेखी बगाड़ने में पहले से ही पारंगत थे, अब बढ़ चढ़कर ढोल पीटते। मनचले बस्ती में जाकर खबर देते कि दोनों सेठ हो गए हैं। दोनों की किस्मत बदली। दोनों का विवाह दो रूपसी कन्याओं से हुआ। चतुर औरतों ने तुरंत बात की थाह जान ली कि कामचोर पल्ले पड़ गए हैं। दोनों ने सर पीट लिया। दोनों क्या क्या ख्वाब लेकर ससुराल आई, पर यहां तो स्थिति ढोल में पोल जैसी थी। कल्प वृक्ष के फल बबूल में लग गए। रत्ना एवं जेठा न घर में काम करते न दुकान में। भला सेठ भी काम करते हैं। जेठा रत्ना पर एवं रत्ना जेठा पर काम पटक देता। मैं राजा तू रानी, कौन भरे घड़े का पानी। हाँ, डोलने फिरने एवं दारू पीने में कभी कोताही नहीं करते। दोनों धन को पानी की तरह बहाते। धीरे धीरे ग्राहक टूटने लगे। कई बार तो दुकान पर झगड़े की नौबत आ जाती। खेती खसम सेती, अब बाढ़ खेत को खाने लगी। कुछ दिनों में धन रीतने लगा। बैंक वालों के नोटिस आने लगे। मोटरसाइकिल बिक गई एवं चालू पूंजी डूब गई। बैंक वालों ने दुकान पर ताले झड़ दिए। ओछी पूंजी धनी को खा गई। ये बातें कब तक छिपती। औरतें पहले से भरी बैठी थी। मौका पाकर कहीं और नाते बैठ गई। दोनों फिर छड़े हो गए। बिना धन मित्र मनचले भी ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। दोनों व्यापार को डूबने का दोषारोपण एक दूसरे पर करने लगे। साझे की हांडी चौराहे पर आकर फूट गई। दोनों चींटियों की तरह मूत के रेले में बह गए। आषाढ़ फिर आया। रीति धरती ने फिर आसमान को पुकारा। आसमान ने अपना वादा पूरा किया। आषाढ़ की पहली बरसात बरसी तो नदियां फिर उमड़ पड़ी। नदियों के साथ साथ ही कई छोटे छोटे नाले कगारों को तोड़कर ऐसे उफन पड़े जैसे मूर्ख थोड़ा सा धन पाकर बावले हो जाते हैं। जिनके कगारों में दम नहीं हो वो नाले कब तक टिकेंगे। बारिश रुकते ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया। हाँ, पक्के जलाशय अवश्य पानी से भर गए थे एवं नदियां अपने मजबूत कगारों के बीच अब भी निश्चल बह रही थी। पहली बरसात का फैन पीकर कई मछलियां बदहवास हो गई थी। नया पानी पीकर मोर मोटे हो गए थे एवं कई मेंढकों ने दम तोड़ दिया था। धन कमाने से भी ज्यादा जरूरी है धन को सहेजना। कमाने से ज्यादा बचाने में अकल चाहिए। हम सभी के जीवन में ऐसा समय आता है जब ईश्वर हमें जीवन बदलने का अवसर देता है। ऐश्वर्य एवं वैभव सभी के जीवन में दस्तक देते हैं, लेकिन ठहरते वही हैं जो इन्हें पाकर मदांत नहीं होते। ईश्वर ऐश्वर्य देता है तो कसौटी पर भी कसता है। संयमित एवं श्रमजीवी इसे उसकी नियामत मानकर अपने कैरियर की ईंटें रखते हैं। मूर्ख दिखावा करके धन का नाश कर देते हैं। अलसुबह बस्ती रोज की तरह जग उठी थी। किसानों ने अपने हल संभाले। लोहार अपने मजबूत कंधों पर हथौड़े रखकर घर से निकले। जुलाहे अपने करघों पर बैठ गए एवं गृहिणियां रोज की तरह घर के काम में मशगूल हो गई। बिना काम निजात कहां। सूरज ऊपर चढ़कर बस्ती को ऐसे देखने लगा मानो किसी फैक्ट्री का सुपरवाइजर हो। कुछ देर पश्चात डुगडुगी बजाते हुए कोर्ट के आदमी जेठा एवं रत्ना के घर बैंक वालों के साथ पहुंच गए। दोनों ने अपने अपने गधे संभाले
एवं भागकर उन्हीं खंडहरों में चले आए। रात चांद उन्हें देखकर हंसा तो दोनों फिर ताड़ी पी रहे थे। ताड़ी पीते पीते जेठा रत्ना से बोला, अब आगे क्या करेंगे? अपनी हिलती हुई गर्दन को संयत कर रत्ना बोला, अभी तो तू ताड़ी पी। राम जी सबको भूखा उठाते हैं पर पेट भरकर सुलाते हैं। क्या अब तक भूखे मरे जो आगे भूखे मरेंगे? राम जी का काम राम जी जाने। दूर खड़े गधे आसमान की ओर सर उठाकर ढेंचू ढेंचू करने लगे थे। शायद अपने मालिकों के वार्तालाप का गूढ़ार्थ समझकर वे भी ऊपर वाले का आभार प्रकट कर रहे थे। धन्यवाद।